डोमिनोज और पिज्जा हट के होते हुए कोई अपनी देसी पिज्जा चेन बना सकता है क्या? हाँ भाई, बना सकता है। और बनाई भी एक ऐसे आदमी ने जिसको फूड इंडस्ट्री का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था, और वो भी बिना इन्वेस्टर से 1 रुपया लिए बनाई है। बनाई तो ऐसी बनाई कि इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग पिज्जा चेन है। 1000 करोड़ का टर्नओवर है, 600 से ज्यादा स्टोर है, और डोमिनोज और पिज्जा हट के बाद तीसरे नंबर पे आती है। और ये सारा काम किया है मात्र 12 सालों में। जब ज़ूडियो बहुत तेजी से बढ़ता है तो हम लोग कह देते हैं अरे टाटा ग्रुप है, बड़े लोग हैं, ये तो कर लेते होंगे। पर जब कोई आम आदमी इतनी तेजी से बढ़ के टर्नओवर अचीव करता है ना, तो ऐसी केस स्टडी करने में मेरे को तो बहुत मजा आता है। तो आज सुनते हैं कि कैसे एक आम आदमी ने डोमिनोज और पिज्जा हट के होते हुए भी कैसे अपना एक अलग नाम बनाया। और इस केस स्टडी के बाद आप खुद को एनालिसिस करना, क्या आप भी एक बड़े ब्रांड के खिलाफ लड़ाई में उतर सकते हो और जीत सकते हो? क्या इतनी तेजी का स्कोप सिर्फ फूड बिजनेस में है, या किसी भी बिजनेस में इतनी तेजी से व्यापार बढ़ाया जा सकता है? तो अगर आप बिजनेस कर रहे हो, करना चाहते हो, और बिजनेस और मैनेजमेंट के लेसन को सीखना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो हो तैयार? क्या बोलती पब्लिक? जनता जनार्दन की जय बोल के कर दे वीडियो की शुरुआत। कहानी की शुरुआत होती है 2011 में, और कहानी के हीरो हैं सनम कपूर। ये क्या HCL में जॉब कर रहे थे, IT के बंदे थे, IT की कंपनी थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन नॉर्मली कई लोगों के बीच में बिजनेस करने का कीड़ा होता है कि और यार बिजनेस करेंगे। कॉर्पोरेट वालों में ज्यादा होता है। हर फ्राइडे नाइट को बैठ के वो प्लान बनाते हैं कि इस वीकेंड पे कुछ ऐसा करके कंपनी छोड़ देंगे और फिर भाई साहब हमें खुद की कंपनी बनाएंगे। लेकिन वो जो एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा है वो संडे नाइट को वापस चला जाता है और मंडे को ये जॉब पे लग जाते हैं। लेकिन इनका जो एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा था ये जगह रहा, और ये खुद की कंपनी अलग से स्टार्ट करके ही माने। अब ये तो डिसाइड कर लिया कि खुद का काम करना है, कंपनी भी छोड़ दी, लेकिन क्या करे समझ नहीं आ रहा था। तो उन्होंने कहा जब कुछ समझ ही नहीं आ रहा तो वो चीज कर लो जिसमें अपन एक्सपर्ट हैं या जिसमें आपका इंटरेस्ट है। तो उनका एक्सपर्टाइज नहीं है पर इंटरेस्ट बहुत है फूड में, फूड का कुछ चालू करेंगे। तो सन 2011 में इन्होंने चंडीगढ़ में 120 स्क्वायर फुट की छोटी सी जगह लेके खुद का पहला पिज्जेरिया स्टोर डाला। उसका नाम डाला पिनोकियो पिज्जा। और जैसा शुरुआत में करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड थे, सारा काम खुद कर देते। पिज्जा की रेसिपी बनाने से लेके, ग्राहक के बिल काटने से लेके, पैसे के हिसाब से लेके, मार्केटिंग तक सब काम बेचारे खुद किया करते थे। याद करना, इस बात कर रहे हैं 2011 की। 2011 वो दौर था जब पिज्जा हर जगह नहीं मिलता था। पिज्जा एक हाई क्लास कमोडिटी थी, सिर्फ 5 स्टार होटल में ही पाई जाती थी, और वो भी ऐसे प्राइस पॉइंट पे कि आम आदमी के बस की बात नहीं थी। उसके अलावा जो पिज्जा चेन बाजार में अवेलेबल थी, डोमिनोज, पिज्जा हट, इस तरह की इंटरनेशनल चेन थी, और इनके हाथ में पूरा मार्केट था। 54% शेयर तो अकेले डोमिनोज लेके बैठा था, और पिज्जा हट और पापा जॉन को मिला लो तो 80-90% एरिया तो ये 3 लोग ही कवर करके बैठे थे। उस समय लोगों के पास बहुत ज्यादा इनकम भी नहीं थी, बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं करते थे, और भैया महंगी चीजों से दूर रहा करते थे। ये जो फाउंडर है इनको एक्सपीरियंस भी नहीं था, तो इन्वेस्टमेंट किसी के पास क्या मांगने जाते, इन्वेस्टर मांगने जाते तो इन्वेस्टर कहता है ना तो एक्सपीरियंस है ना मार्केट है, तो भैया रहने ही दे। तो इन्होंने मांगने भी नहीं गए और इनको मिला भी नहीं, तो फिर खुद के ही पैसों से इन्होंने बिजनेस चालू किया था। अब भाई साहब एक चीज वो लोग मेरे से बार-बार पूछते रहो जी कौन सा बिजनेस करें, क्या करें, कैसे करें। मैं सबको एक ही राय देता हूँ, भैया अगर बिजनेस में आपको चालू करना है, कंपटीशन से जीतना है, आपको प्रोडक्ट में 3 चीज होनी चाहिए, या तो फर्स्ट हो, या बेस्ट हो, या डिफरेंट। या तो कुछ ऐसी चीज लेके आ जो कोई लेके ही नहीं आया हो, या अगर कोई लेके आ गया तो ऐसी बनाओ कोई बनाता ही नहीं है, और या फिर कुछ हटके बना। तो इन्होंने क्या किया, उसी तरह के कॉन्सेप्ट पे काम किया। इन्होंने कहा यार दुनिया सब पिज्जा बेच रही है, मैं भी सेम पिज्जा बेचूंगा, मेरे में डिफरेंस क्या है? फिर अगर सब जैसा बेच रहा हूँ तो फिर दुनिया डोमिनोज से खा ले। तो इन्होंने क्या किया, एक नया कॉन्सेप्ट जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में देखा जाता था, वहां पे पूरा पिज्जा राउंड पिज्जा नहीं मिलता। वहां पे अगर आप ऑर्डर करोगे तो सिर्फ एक बड़ा स्लाइस भी आपको पिज्जा के रूप में दिया जाता है। इंडिया में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। इन्होंने कहा कि मैं बड़े बड़े पिज्जा के स्लाइस दूंगा, इसलिए फिर इन्होंने अपनी कंपनी का नाम बदल के पिनोकियो पिज्जा से किया लापिनोज। लापिनोज का इटालियन में मतलब होता है जायंट पिज्जा। तो पहला डिफरेंस इन्होंने बाकी से ये किया। दूसरा डिफरेंस, इन्होंने कहा कि जितने भी पिज्जा, चाहे 5 स्टार में चले जाओ चाहे डोमिनोज में चले जाओ, जहां जितने भी फ्लेवर अवेलेबल है सब फ्लेवर विदेशी हैं, इंडिया के फ्लेवर जैसा कुछ नहीं है। तो इन्होंने इंडियन फ्लेवर देना चालू किया। अभी लापिनोज का मेन्यू आप जाके चेक करोगे तो वहां पे है पनीर मखनी पिज्जा, पनीर कोरमा पिज्जा, पनीर बटर मसाला पिज्जा। एक मैं भी रिसर्च के दौरान मुझे मिला इंटरेस्टिंग, मखनी 2 प्याजा पिज्जा। तो पहला डिफरेंशिएशन बड़े बड़े पिज्जा पीस, दूसरा डिफरेंशिएशन देसी इंडियन तड़का। फिर धीरे धीरे समय के साथ इन्होंने और इनोवेशन किया और ये लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज पिज्जा भी देने लग गए। तो लापिनोज में जाके एक ऑप्शन है कि जहाँ पे आप लार्ज पिज्जा ऑर्डर करते हो और हर पिज्जे की स्लाइस में अलग अलग टॉपिंग है। तो इन इनोवेशन के दम पे इसका बाजार में एक अलग नाम बना, और शुरुआती दौर स्ट्रगल का होता है, लेकिन जैसे जैसे करते करते इनका पहला स्टोर प्रॉफिटेबल हुआ। इन्होंने कहा प्रॉफिटेबल तो है पर चंडीगढ़ में लोग कम है, अगर मुझे और ज्यादा स्पेस चाहिए तो भैया मोहाली में जाके इन्होंने दूसरी ब्रांच खोली और वहां भी सेम कॉन्सेप्ट किया, अच्छा पॉपुलर हुआ। फिर इनकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट कब आया, जब एक इनका कस्टमर इनको आके बोलता है कि भैया क्या मस्त पिज्जा बनाते हो, फ्रेंचाइजी दोगे? तो इन्होंने कहा भैया क्यों नहीं। अब इस स्टोरी को एक बार पॉज देते हैं और ज्ञान की बात सुनते हैं।
आपने बहुत शानदार प्रोडक्ट बना लिया, मस्त आपका ब्रांड बन गया, आपकी प्रोसेस से सब सेट है, लेकिन अगर उसको आपको तेजी से आगे बढ़ाना है ना, तो जो सबसे बढ़िया और सबसे इफेक्टिव तरीका है वो है फ्रेंचाइजी देना। फ्रेंचाइजी मॉडल में क्या होता है, आप उस प्रोडक्ट को और उस ब्रांड को यूज करने का राइट सामने वाले को देते हो और सामने वाला उसके बेसिस पे 2 पैसे कमाता है और आपको भी रॉयल्टी रूप में पैसे देता है, और ये बिजनेस को तेजी से बढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका है। वैसे तो ये फूड स्पेस में बहुत ज्यादा देखा जाता है, चाहे डोमिनोज हो, चाहे मैकडी हो, चाहे आपका लापिनोज हो, चाहे आपका बर्गर सिंह हो, लेकिन इसको अप्लाई हर एरिया में किया जा सकता है। जैसे मान्यवर ने ये किया, जैसे जूडियो ने ये किया। अब फ्रेंचाइजी देने के फायदे क्या होते हैं आपको मैं बताता हूँ। पहला फायदा है रैपिड एक्सपेंशन। आप खुद दुकान खोलने जाओगे कि एक दुकान खोलो तो भैया उसमें कैपेक्स, पूरे दुकान को देखना, पसंद करना, उसमें मशीन फिट करना, अंदर से बनाना, फिर प्रोडक्ट डालना, इतना इन्वेस्टमेंट, इतनी टीम, उनकी सैलरी, रेंट, भैया परेशान हो जाओगे। और जब आप फ्रेंचाइजी देने पे आओगे तो 1 महीने में 10 आदमी को फ्रेंचाइजी बांट सकते हो, से 1 साल में 100 आदमी को भी फ्रेंचाइजी बांट सकते हो। तो एक्सपेंशन बहुत तेजी से होता है। दूसरा, लोकल मार्केट नॉलेज। मैं जयपुर का बंदा हूँ, मैं सोच रहा हूँ दिल्ली में दुकान खोल लेता हूँ। दिल्ली के मार्केट को मैं जानता ही नहीं, दिल्ली की ऑडियंस को मैं जानता नहीं, उनके टेस्ट को मैं जानता नहीं, तो भैया मैं पता नहीं सफल होऊंगा कि नहीं। पर मैं दिल्ली के लोकल बंदे को कह दूं तू खोल फ्रेंचाइजी, तो उसकी जानकारी भी है, उसका बाजार में कनेक्शन भी है, वो जानता भी है, तो मेरे से बेटर चला पाएगा दिल्ली का स्टोर। तीसरा बेनिफिट, कॉस्ट कम लगती है। अभी देखो, मैं अगर मेरे पास एक दुकान है, मैं उसके लिए माल बना रहा हूँ, वर्सेस मैंने 10 फ्रेंचाइजी 10 के लिए माल बनाना है, तो जितना ज्यादा कैपेसिटी भी माल बनाऊंगा उतना मेरे सस्ता पड़ेगा। प्लस पहले मार्केटिंग करता हूँ मैं, एक दुकान को फायदा मिलता है। मेरे पास 10 दुकान है तो मार्केटिंग का बजट तो सेम है, पर फायदा 10 जगह बढ़ गया ना भाई साहब। एंड चौथा, ब्रांड लॉयल्टी बढ़ती है। जब जगह जगह, हर गली में, कोने कोने में, हर शहर में आपके ब्रांड के बोर्ड दिखने लग जाते हैं, तो दुनिया आपसे जुड़ने लग जाती है और फिर आपको और बेनिफिट होता है। तो फ्रेंचाइजी क्या होती है, किसको देनी चाहिए, कब देनी चाहिए, क्या प्रकार होते हैं, किसको लेनी चाहिए, क्या कमी है, इस पे सब पे या तो एक मैं फुर्सत से वीडियो बनाऊंगा 10, 15, 20 मिनट का, या उस पर आप लोगों की परमिशन रही तो एक फुल फ्लेज कोर्स बनाऊंगा कि देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, किसको देनी चाहिए। तो पसंद हो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, मैं देखे तो सही बाजार में रिस्पॉन्स है कि नहीं है। तो भाई साहब 2 स्टोर के बाद इन्होंने देनी चालू की फ्रेंचाइजी, पर फ्रेंचाइजी में भी थोड़ा सा ट्विस्ट किया। जैसे इन्होंने अपने पिज्जा में ट्विस्ट किया, वैसे फ्रेंचाइजी देने के तरीके में भी ट्विस्ट किया। नॉर्मली इंटरनेशनल कंपनियां जब भी फ्रेंचाइजी देती है तो क्या करती है, प्रोफेशनल कंपनी को हायर करती है। जैसे डोमिनोज यूएस की कंपनी है, लेकिन जब इंडिया में आई तो उन्होंने जुबिलेंट के साथ पार्टनरशिप की कि भैया देखो तुम प्रोफेशनल कंपनी हो, मैं तुमको राइट देता हूं, तुम दो आगे फ्रेंचाइजी। जैसे मैकडोनल्ड जब इंडिया में आई तो वेस्ट लाइफ से बात की कि भैया ठीक है आप 2 फ्रेंचाइजी। इन्होंने कहा यार अगर मैं किसी प्रोफेशनल ऑपरेटर के थ्रू जाऊंगा पता नहीं कैसे होगा, इन्होंने कहा मैं लोकल बंदे को फ्रेंचाइजी दूंगा। तो जैसे मान लो गुजरात में कोई, तो गुजरात के एक लोकल व्यक्ति को दी ताकि उसका बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, वो बेटर तरीके से उस रीजन को समझ पाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, कई बार क्या होता है जब बड़ी कंपनियां फ्रेंचाइजी देती है तो हर चीज के नॉर्म स्ट्रिक्ट होते हैं कि क्या करना, कब करना, कैसे करना, पूरा एकदम लिखित में होता है। इन्होंने थोड़ी सी फ्रीडम दी। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबवे अगर लॉन्च होगा गुजरात में तो उसका वेज मेन्यू, नॉन वेज मेन्यू दोनों जाएगा, क्योंकि सेम प्रोडक्ट है भाई साहब। लेकिन लापिनोज ने कहा कि भैया अगर गुजरात में कुछ रेस्टोरेंट हैं जो कहते हैं हम नॉन वेज नहीं खाएंगे, तो प्योर वेज ओनली लापिनोज भी लॉन्च किया गया वहां पे। एक और इंटरेस्टिंग चीज रिसर्च में मेरे को पता चली, इन्होंने एक पिज्जा और इंट्रोड्यूस किया, जैन पिज्जा, विदाउट अनियन, विदाउट गार्लिक, विदाउट मशरूम। अब उसका बेनिफिट क्या हुआ, इन्होंने कहा जब से हमने जैन पिज्जा लॉन्च किया है ना, पिज्जा होती है यूथ की चीज या बच्चों की चीज, पर जैन पिज्जा जब से लॉन्च किया है तो हमारे पास तो बुजुर्ग भी आके खाने लग गए कि यार देखे यार नई चीज क्या है, हम तो इस चक्कर में खाते नहीं थे, अब जैन है अब तो खाएंगे। फ्रेंचाइजी देने में एक इन्होंने स्मार्ट चीज की। नॉर्मली क्या होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं राहुल मलोदिया जयपुर में बैठा हूँ और मुझे देनी है फ्रेंचाइजी पूरे इंडिया में, तो पता चला एक दिल्ली वाले को दे दी, एक बॉम्बे वाले को दे दी, हैदराबाद वाले को दे दी। फ्रेंचाइजी मेरी 3 शहरों में है, लेकिन मुझे संभालने में बहुत अफर्ट लग रहा है। इन्होंने कहा नहीं, पहले एक एरिया पकड़ा, वहीं पे 10-15 फ्रेंचाइजी दी, और जब लग गया कि हाँ पूरा सेट हो गया, फिर दूसरे में दी, फिर तीसरे में दी। तो इनका जो ऑपरेशन कॉस्ट है, लॉजिस्टिक कॉस्ट है, वो काफी बची और मैनेजमेंट कंट्रोल में उन्होंने काफी बचाया। इनकी फ्रेंचाइजी की ट्रेजेक्टरी बताता हूँ। 2013 में इन्होंने अपनी पहली फ्रेंचाइजी दी थी। 2015 आते आते इनकी 50 फ्रेंचाइजी होगी मात्र 2 साल में। उसके बाद 2017 यानी टोटल 4 साल लगे 100 फ्रेंचाइजी पहुंचने में, लेकिन उसके बाद अगली 100 फ्रेंचाइजी 2 साल में आ गई। 2019 200 फ्रेंचाइजी, 2021 300 फ्रेंचाइजी, 2023 600 फ्रेंचाइजी, और इसी के साथ इन्होंने 1000 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस किया। मेरी टीम कह रही थी सर जी लापिनोज को इतना बड़ा ब्रांड थोड़ी है, इस पे केस स्टडी कर रहे हो। बात तो आपकी सही है, ब्रांड इतना बड़ा नहीं है, लेकिन जिस ब्रांड में कुछ सीखने को मिल जाता है ना, उसकी केस स्टडी करना और आप तक पहुंचाना मेरा धर्म हो जाता है। अब आप बोलोगे ऊपर से देखने में लापिनोज क्या है, बोले लापिनोज भैया एक पिज्जा कंपनी है, तो इसका रेवेन्यू कहां से आना चाहिए, पिज्जा बेच के जो पैसा आएगा उससे रेवेन्यू आना चाहिए, राइट। जब कंपनी फ्रेंचाइजी देती है तो ये रेशियो थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। जैसे शुरुआत में क्या करते थे,
थे, इन्होंने फ्रेंचाइजी दी और कहते थे टोटल सेल का 8% एज ए रॉयल्टी लेंगे और बाकी सारे प्रोडक्ट जो तुम तुम्हारे हिसाब से काम में ले लो, टमाटर आलू है, जो तुमको चीजें काम में लेनी है इसके इंग्रेडिएंट वो तुम अपने हिसाब से ले लो, मुझे तो सेल का 8% दे देना। लेकिन भाई साहब जो फ्रेंचाइजी है, फ्रेंचाइजी ओनर क्या कहता है कि भैया अपने को तो मार्जिन बढ़ाना है, तो आलू की क्वालिटी लोअर कर लो, टमाटर की क्वालिटी लोअर कर लो, आटे की क्वालिटी लोअर कर लो। ऐसे करने के चक्कर में भैया ओपी जगह ब्रांड डिस्टर्ब होता है। तो इन्होंने कहा तो बहुत गड़बड़ है। तो फिर उन्होंने कहा सुनो, रॉयल्टी 8% नहीं, रॉयल्टी 4% ही है, लेकिन मटेरियल सारा तुमको मेरे से लेना पड़ेगा। तो जितना भी रॉ मटेरियल है लापिनोज बेचता है अपनी फ्रेंचाइजीज को। तो इनका जो टोटल रेवेन्यू 1000 करोड़ का आपको दिख रहा है, उसमें से 83% सिर्फ रॉ मटेरियल की सेल है। तो अगर आप गौर से देखोगे तो ये B2B ग्रोसरी बिजनेस है। फ्रेंचाइजी फीस और रॉयल्टी से मात्र 15% रेवेन्यू आता है और 2% अदर सोर्सेज से आता है। लेकिन जैसा अपन देखेंगे रॉयल्टी तो शुद्ध कमाई है, सीधा पैसा आता है, तो प्रॉफिट में एक गेम पलट जाता है। प्रॉफिट का निकालूंगा तो प्रॉफिट का 65% फ्रेंचाइजी और रॉयल्टी से आता है, बाकी 35% इससे आता है। अब तक की केस स्टडी सुन के भैया बहुत सारे युवाओं का मन हो गया होगा कि अरे भाई साहब ये तो मस्त चीज है, पर भी ऐसा ही कुछ करते हैं। तो एक सवाल आपके मन में, क्या लापिनोज भविष्य में चाहे 5 साल बाद 10 साल बाद पिज्जा डोमिनोज को कभी हरा पाएगी? एक और दर्शकों के मन में सवाल आ गया होगा, सर देखो डोमिनोज ऑलरेडी है, लापिनोज ऑलरेडी है, क्या हम भी अगर हमारा रेस्टोरेंट ब्रांड डालें या फूड ब्रांड डालें तो क्या भविष्य में चलेगा कि नहीं चलेगा? क्योंकि बहुत सारे इंडियन एंटरप्रेन्योर इस स्पेस में काम कर रहे हैं, चाहे वाओ मोमो ले लो, चाहे बर्गर सिंह ले लो, और हमारे भी बहुत सारे ऐसे लोकल क्लाइंट हैं जो अभी तक 50-100 से ज्यादा फ्रेंचाइजी दे चुके हैं और फूड स्पेस में ही काम कर रहे हैं। तो वो भी जानना चाहेंगे कि सर हम सही जगह हैं कि नहीं। तो आपको इसके बारे में एक डेटा बता देता हूँ। डेटा ये है कि फूड बिजनेस में इन कैटेगरी में, चाहे रेस्टोरेंट कैटेगरी में, फाइन डाइनिंग हो चाहे कैजुअल डाइनिंग हो, सबसे जबरदस्त ग्रोथ सिर्फ QSR सेगमेंट की है। QSR मतलब क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, जो कि लापिनोज या इस टाइप के हैं। और उसके बारे में डिटेल में जानना है कि यार QSR क्या है, यार फाइन डाइनिंग क्या है, कैजुअल डाइनिंग क्या है, तो अलग से वीडियो बना हुआ है, गूगल करोगे मिल जाएगा। अब QSR स्पेस में भी उसमें जो नंबर 1 जाता है वो जाता है बर्गर एंड सैंडविच, और फिर सेकंड पे आपका पिज्जा आता है। अब ऐसा ये इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी क्या? देखो, अगर इंडिया की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी तो ये इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है भैया, रोटी कपड़ा मकान, जैसे रोटी की डिमांड बढ़ेगी ये रोटी कैटेगरी में आता है, ये भी बढ़ेगा। QSR सेगमेंट में ये विदेशी फूड, पिज्जा, बर्गर, ये क्यों ज्यादा तेजी से बढ़ेंगे? क्योंकि डेमोग्राफी कैसा है, भारत की जनसंख्या में बूढ़े कम है, बुजुर्ग कम है, युवा ज्यादा है, युवा को यही चाहिए, तो स्कोप अच्छा है। दूसरा, इन युवाओं की इनकम भी बढ़ रही है, पिताजी पैसे वाले हैं तो पॉकेट मनी अच्छी देते हैं और खुद कमा रहे हैं, तो भैया चाहे क्रेडिट कार्ड स्वैप करके कर देंगे, पर इन चीजों में कटौती नहीं करते। तीसरा, लाइफस्टाइल बदल रही है। पहले भारत में महीने भर में 2 ऑर्डर होते थे स्विगी के, अब एक एवरेज आदमी महीने भर में 15 ऑर्डर मार देता है। यूएस में यह आंकड़ा 40 से 50 तक जाता है, और सिंगापुर में कई ऐसे कॉन्डोज हैं, अपार्टमेंट है, जहाँ पे किचन ही नहीं होता, वहाँ सुबह शाम ऑर्डर करके ही खाना दिया जाता है। तो अब नेक्स्ट लापिनोज क्या कर रहा है, इंटरनेशनल जाने की तैयारी कर रहा है। ये पहली ब्रांच यूके में, इंग्लैंड में खोल चुके हैं, और अब इनकी प्लानिंग है कि श्रीलंका में, दुबई में, कनाडा में अपनी अगली ब्रांच डालने वाले हैं। और जैसा मैंने आपको कहा कि भैया पिज्जा सेकंड लार्जेस्ट सेगमेंट है, फर्स्ट है बर्गर और सैंडविच, तो इन्होंने अपनी बर्गर और कॉफी की एक चेन लॉर्ड पैट्रिक नाम से डाल दी है। पंजाब में ऑलरेडी 5 स्टोर है, तो जैसे लापिनोज का हुआ, शायद ये अगली फ्रेंचाइजी बहुत तेजी से बढ़ने वाली हो सकती है। कंक्लूजन जो मैंने शायद चिंग सीक्रेट में किया था, मैं यहाँ भी करना चाहूंगा। इकोनॉमी बढ़ रही है, अच्छा प्रोडक्ट बनाओगे, अच्छी सर्विस बनाओगे, थोड़ी मार्केटिंग ब्रांडिंग का ज्ञान है, तो 100 करोड़ या 1000 करोड़ की कंपनी बनाना आज की भारत में कोई बड़ी बात है नहीं। बस कमर कस लो, थोड़ा फोकस करो, थोड़ा ध्यान दो, सोशल मीडिया से दूर रहो, बाकी सब काम अपने आप हो जाएगा। और कुछ सीखना है बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड, तो भाई हमेशा अवेलेबल है, चाहे चैनल को फॉलो करो या मेरे जो बाकी कोर्सेज है आप उनको भी एक्सेस कर सकते हो। आज की केस स्टडी अच्छी लगी तो लाइक करना, जनता को शेयर करना, और अगली केस स्टडी लेके फिर मिलेंगे। धन्यवाद।